साल 2025 कैरिबियन सी के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड, जहां ना कोई टूरिस्ट जाता था, ना कोई मीडिया कैमरा पहुंचता था। बाहर से ये जगह किसी लग्जरी पैराडाइज जैसी दिखती थी, नीला समंदर, सफेद रात और हाई सिक्योरिटी बाउंड्रीज। लेकिन इसी आइलैंड पर बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था वन ऑफ द डार्केस्ट क्राइम ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यंग गर्ल ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। यह कोई मूवी का सीन नहीं था, यह वो सच था जो बाद में यूएस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बने। लड़कियों को कभी पैसे का लालच दिया गया था, कभी जॉब का ऑफर्स और कभी हेल्प के नाम पर सीक्रेट आइलैंड तक लाया गया। यहाँ पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती थी। चारों तरफ फैसिलिटीज थी, हेलीपैड, गेस्ट हाउस, प्राइवेट डॉक, सीसीटीवी लाइक सिक्योरिटी। लेकिन इस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, वो था लॉ, कंसेंट और जस्टिस। और इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में था एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पब्लिक इमेज में एक बिलियनियर फाइनेंसियर और एलिट सोशल सर्कल का इनसाइडर कहा जाता था, लेकिन जिसकी असली पहचान सालों तक शैडो में रही। असल सवाल यह था कि कितने सालों तक यह ओपनली कैसे चलता रहा और किसी ने रोका क्यों नहीं। जब फ्लोरिडा के पाम बीच में कुछ टीनेज गर्ल्स ने पहली बार पुलिस के सामने शिकायत दर्ज की, तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये मामला सिर्फ लोकल क्राइम नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये केस बदल गया और एक ग्लोबल स्कैंडल में तब्दील हो गया। एक ऐसा स्कैंडल जिसमें पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम फेलोअर सब एक साथ टकराने वाले थे। और फिर आया साल 2019। जेफरी एप्स्टीन को फेडरल लेवल पर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी के सीरियस चार्जेस के साथ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन लड़कियों की आवाज सालों तक इग्नोर की गई थी, अब वो एक ऐसे सवाल में बदल चुकी थी जो पूरी दुनिया से पूछा जा रहा है। यहीं से शुरू होती है कहानी, एक सीक्रेट आइलैंड से लेकर जेल सेल तक, और एक ऐसे आदमी तक जिसकी मौत ने सच को दफन नहीं किया, बल्कि उसे ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस बना दिया। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था और कैसे साधारण सा आदमी मनी, इन्फ्लुएंस और क्राइम से इसे अंधे एम्पायर का मास्टर बना दिया। साल 1953, न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन शहर। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई बिजनेस एम्पायर, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरुआत। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और एक माँ स्कूल में असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। बाहर से देखने की एक बिल्कुल मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली लग रही थी, जहाँ से आमतौर पर यह एक नॉर्मल नौकरी निकलती है। एक शांत जिंदगी। एप्स्टीन की पढ़ाई भी कुछ अलग नहीं थी। जिसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन डिग्री कभी पूरी नहीं की। ना ही कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन, ना कोई एलिट MBA। और फिर भी आगे चलकर वही आदमी दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच बैठा नजर आया। यही वो मिस्ट्री है जिस पर बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने सवाल उठाए। 1970 की शुरुआत में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के बीच प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। ये वही स्कूल था जहां अमीर फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे, बैंकर्स, CEOs के बच्चे। यहीं से एप्स्टीन को पहली बार एलिट वर्ल्ड को करीब से देखने का मौका मिला। यहीं उसने सीखा कि पैसा कैसे सोचता है और पावर कैसे बिहेव करती है। लेकिन एप्स्टीन ज्यादा टाइम तक टीचर नहीं रहा। अचानक बिना किसी क्लियर पब्लिक एक्सप्लेनेशन के एजुकेशन छोड़कर हाई फाइनेंस की दुनिया में दाखिल हो गया। 1976 में उसे एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिल गई। यहीं से उसकी लाइफ ने पूरी तरह डायरेक्शन चेंज कर दिया। सवाल आज भी वही है, बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड इतनी बड़ी एंट्री पॉसिबल कैसे हुई? 1980 तक आते आते एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी मैनेजर के रूप में पेश करने लगा। लेकिन उसका काम एडवाइजर जैसा नहीं था। उसके क्लाइंट्स पब्लिक नहीं थे, उसकी कंपनियां ओपन नहीं थी, यानी उसका कोई खास विवरण मौजूद नहीं था। धीरे धीरे एप्स्टीन सिर्फ एक पैसा मैनेज करने वाला आदमी नहीं रहा, वो बन गया एक्सेस प्रोवाइडर। एक ऐसा व्यक्ति जो रिच लोगों से मिलवाता था, पावरफुल लोगों को प्राइवेट स्पेस देता था और खुद को हर जगह यूजफुल बनाता था। यही यूजफुलनेस आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी और सबसे बड़ा खतरा भी।
पब्लिक इमेज में वो एक क्लाइंट बिलियनियर था। कम इंटरव्यूज, कम स्टेटमेंट्स और ऑलमोस्ट जीरो ट्रांसपेरेंसी, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी लाइफ में बहुत आगे से बढ़ रही थी। प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और सीक्रेट लोकेशंस, जिनकी झलक बाहर की दुनिया को बहुत बाद में मिली। और यहीं से यह कहानी सिर्फ एक आदमी की सक्सेस स्टोरी नहीं रही। क्या एप्स्टीन सच में सेल्फ मेड फाइनेंशियल था या किसी और के खेल का मोहरा? अब सवाल और भी सीरियस हो चुका था। जेफरी एप्स्टीन आखिर इतना अमीर कैसे बना? क्यों जहां आम फाइनेंसर की वेल्थ सफाई देती है, कंपनीज, स्टॉक, क्लाइंट्स, वहीं एप्स्टीन की मनी स्टोरी बनी। पब्लिक रिकॉर्ड्स में ना तो उसके बड़े इन्वेस्टमेंट दिखाई देते थे, ना ही पता चलता था कि उसने कौन सा रिवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल अपनाया है जिससे वो सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंचा गया। 1970 के अंत में 1980 की शुरुआत में एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट में खुद को एक हाई लेवल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर पोजीशन किया। वो दावा करता था कि केवल अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए काम करता है, ऐसे क्लाइंट्स जिनके नाम पब्लिक में नहीं आते। यही पहला रेड फ्लैग था, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी एक बेसिक नॉर्म होती है, लेकिन एप्स्टीन का पूरा मॉडल ही सीक्रेट था। धीरे धीरे उसने एक इमेज बनाई कि वह सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता, बल्कि टैक्स प्लानिंग और कॉन्फिडेंशियल वेल्थ स्ट्रक्चरिंग भी मैनेज करता है। उसकी कंपनियां ज्यादातर प्राइवेट स्ट्रक्चर, लिमिटेड पार्टनरशिप के जरिए ऑपरेट करती थी। साल 2000 तक आते आते एप्स्टीन एक ऐसा आदमी बना जो खुद को बिहाइंड द सीन पावर प्लेयर की तरह ऑपरेट करता था। वो स्पॉटलाइट से दूर रहता था, इंटरव्यूज नहीं देता, अपने काम के ज्यादा तारीफ नहीं करता था, लेकिन उसकी लाइफ में दिखने वाली लग्जरी एक साफ बात कह रही थी, यह दौलत सामान्य नहीं है। यहीं से एप्स्टीन की कहानी सिर्फ मनी की तरह नहीं रहती, यह बदल जाती है पावर, सीक्रेसी और कंट्रोल की कहानी में, जिसका अलग चैप्टर हमें ले जाएगा बिजनेस नेटवर्क, सेल कंपनीज और हिडन ऑपरेशंस की तरह। अब तक हमने देखा कि पैसा आया, पावर बढ़ी। एप्स्टीन क्या करता था कि आमतौर पर किसी भी अरबपति के पहचान और उसके बिजनेस से होती थी, उसकी फैक्ट्री, कोई ब्रांड या कोई फंड। लेकिन एप्स्टीन के केस में यह पहचान शुरू से ही ब्लड रही है। उसका दावा था कि वह सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए काम करता है, ऐसे लोग जो प्राइवेसी चाहते हैं और किसी भी तरह की जांच पड़ताल से दूर रहना चाहते हैं। यही वजह थी कि उसके काम ज्यादातर हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड रहता था। एप्स्टीन की कंपनी भी अनयूजुअल थी, उसका कोई बड़ा कॉर्पोरेशन सेटअप नहीं था, थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉइज नहीं थे। यह स्ट्रक्चर ऐसे बनाए गए थे कि असली पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है यह ट्रेस करना आसान ना हो। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अनुसार यही डिजाइन एप्स्टीन की सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी प्राइमरी ऑफिस न्यूयॉर्क के बेहद महंगे मैंसन में ऑपरेट होता था, जो खुद एक रेड फ्लैग था। आमतौर पर फाइनेंस फर्म्स ग्लास बिल्डिंग्स में होती हैं, लेकिन एप्स्टीन का पूरा सेटअप पर्सनल प्रॉपर्टीज और प्राइवेट स्पेसेस में फैला हुआ था। मीटिंग भी बोर्ड रूम में नहीं, बल्कि प्राइवेट होम्स, जेट्स और आइलैंड पर होती थी। एप्स्टीन सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता था, वो कनेक्शन मैनेज करता था। वो लोगों को लोगों से मिलवाता था, पॉलिटिशियंस को बिलियनियर से, साइंटिस्ट से, डोनर्स को, बिजनेस लीडर्स को ग्लोबल एक्सेस से। धीरे धीरे खुद एक गेटकीपर बन गया, जिसके बिना हाई लेवल एंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं होती थी। यही रोल उसे डेंजरस बनाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन, एक्सेस और प्राइवेसी तीनों को कंट्रोल करने लगे तो वो सिर्फ एडवाइजर नहीं रहता, वो पावर ब्रोकर बन जाता है। एप्स्टीन के केस में कई बार लोग बाद में यही सवाल उठाते कि क्या वह सच में फाइनेंस चलाता है या फाइनेंस की आड़ में कुछ और मैनेज करता था। साल 2000 तक आते आते एप्स्टीन का बिजनेस मॉडल पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो चुका था। ना कोई एनुअल रिपोर्ट्स, ना क्लियर डिस्क्लोजर और ना ही क्लाइंट्स की पब्लिक लिस्ट। फिर भी उसकी लाइफस्टाइल लगातार एक्सपेंड हो रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि उसका सिस्टम काम कर रहा है। और यहीं से एप्स्टीन की कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा और एक्सेस बढ़ता गया, उसकी जिंदगी में शामिल होने लगे प्राइवेट जेट्स, लग्जरी प्रॉपर्टी, सीक्रेट्स।